जय हिंद। नमस्कार सभी लोगों को। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए देखिए, आज हम क्लास 10th का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि इस चैप्टर से इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में कि इसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता है। ये चैप्टर हम आपको इतना अच्छे से शुरू करेंगे कि हर एक पॉइंट आपके मुट्ठी में होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं समझ में आए। हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। बस आप लेक्चर के लास्ट तक बने रहिए। आपको हम वादा करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, हमेशा माइंड में रहेगा। समझ में नहीं, हमेशा माइंड में रहेगा एग्जाम तक। बस आप लेक्चर के लास्ट तक बने रहिए। देखिए, शुरू करते हैं द्विघात समीकरण। पहले हम चैप्टर का नाम समझते हैं कि चैप्टर का नाम क्या कह रहा है। द्विघात समीकरण, द्वि का मतलब होता है दो और घात का मतलब होता है पावर। तो मतलब कि दो घात वाला समीकरण, जिसमें ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात क्या हो, दो हो। चर मतलब वेरिएबल जो बदलते हैं, जैसे हम लिखते हैं x + 2 + 3 ऐसे कुछ लिख देते हैं। ये क्या है? और बराबर ऐसे लिख देते हैं 0। ये क्या है? ये समीकरण है। हम कह रहे हैं इसमें चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं x एक चर है, ये 2 और 3 तो अचर है। 2 और 3 एक संख्या, ये बदलेगा नहीं। 2 का मान 2 ही रहेगा, 3 का मान 3 ही रहेगा। लेकिन x का मान यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। मतलब चर बदलेगा। तो जो बदलता है उसका पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। समझ में आया कि नहीं बाबू? द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, जैसे कि x² + x + 2 = 0। ये भी क्या द्विघात समीकरण है? देख रहे हैं इसमें x एक चर है, यहाँ पे x एक चर है, 2 चर हैं। लेकिन इसमें क्या है? 2 चर मतलब x एक चर है, लेकिन इसमें अधिकतम घात क्या है? अधिकतम घात 2 है। तो अधिकतम घात देख करके हम बताएंगे कि ये समीकरण क्या है। क्या है बाबू? समीकरण क्या है? तो अधिकतम घात देख करके अगर बताना हो तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। ठीक, तो ये द्विघात समीकरण की पहचान होती है जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। अगर चर का अधिकतम घात 3 हुआ तो कहेंगे नहीं, ये क्या है? ये द्विघात समीकरण नहीं है, त्रिघात समीकरण है। जिससे बोल दिए कि x³ + x², ये क्या हो गया? ये त्रिघात समीकरण हो गया। 3 गो घात वाला समीकरण हो गया, क्योंकि इसमें चर का अधिकतम घात 3 दिख रहा है। 2 तो दिख रहा है लेकिन ये अधिकतम नहीं है, अधिकतम है 3 है। तो 3 वाला घात लिया जाएगा। अधिकतम वाले घात से हम बताते हैं कि समीकरण किस तरह का है। तो जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होगा वो द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अब हम आज समझते हैं कि द्विघात समीकरण को बनाया कैसे जाता है। तो बाबू, द्विघात समीकरण को बनाने के लिए द्विघात बहुपद का प्रयोग किया जाता है। आपको बहुपद हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें हम बताए थे कि चर और अचर को मिलाकर के बीजीय व्यंजक बनाए जाते हैं और उन्हीं को बहुपद कहते हैं। बताए थे कि नहीं? तो अब बहुपद में जैसे x² हो गया + 2x + 3, ये हमारा बहुपद हो गया। हम बताए थे आपको। क्या है? ये बहुपद है। अगर इसको 0 के बराबर कर देते हैं, मतलब = लगा के 0 बना देते हैं, तो ये क्या हो गया बाबू? ये समीकरण हो गया। पहले क्या था? पहले अगर 0 बराबर में नहीं लिखा हुआ था तो ये बहुपद था। कैसा बहुपद? द्विघात बहुपद। अब इसी के बराबर में अगर 0 हम कर दिए तो बाबू ये क्या हो गया? ये हो गया द्विघात समीकरण, 2 गो घात वाला समीकरण। जैसे आगे 0 बढ़ाई, समीकरण बन गया। लेकिन कैसा समीकरण? 2 गो घात वाला द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण। ठीक, समझ में आया? तो ये होता है द्विघात समीकरण। अब आप कहेंगे कि ये तो आप द्विघात समीकरण लिख दिए, हम कह रहे हैं x² + 2x + 3 = 4 लिखे, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये भी द्विघात समीकरण है। क्या है? ये भी द्विघात समीकरण है। 0 जरूरी नहीं है कि इधर 0 ही हो, इसको हम 0 बना सकते हैं। देखिए कैसे, अगर इधर 4 है तो 4 इधर प्लस में, इधर भेजिए माइनस में चला आएगा। x² + 2x + 3, और ये 4 = के इधर आता है तो माइनस में। जो भी संख्या = के दूसरे तरफ जाती है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुणे है तो भगे, भगे है तो गुणे, ये सब बता चुके हैं। तो ये 4 इधर प्लस में था, इधर आया माइनस में हो गया। अब आप घटा करके इधर 0 कर दीजिए। 4 इधर था, इधर चला आया तो कुछ नहीं बचा, 0 बचा = के उधर, है कि नहीं? इधर बाबू देखो रहे नहीं, 4 था, 4 को इधर भेज दिया, कुछ नहीं बचा, 0 बचा, है कि नहीं? तो x² + 2x + 3 में से 4 जाएगा तो -1 आएगा, -1 = 0।
ये भी इस तरह का बन गया। तो समीकरण कहाँ से बनता है? समीकरण बनता है बहुपद से। कहाँ से बनता है बाबू? बहुपद से। बहुपद को हम 0 के बराबर कर दिए ना, मतलब कि 0 के तुल्य कर दिए, तो उसी को बोलेंगे ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा समीकरण, यानी कि इक्वेशन। तो आपको समीकरण समझ में आया। द्विघात बहुपद को 0 के बराबर किए, द्विघात समीकरण। ऐसे किसी भी रैखिक बहुपद को 0 के बराबर करेंगे, रैखिक समीकरण बनेगा। त्रिघात बहुपद को 0 के बराबर करेंगे, त्रिघात समीकरण बनेगा। बस 0 के बराबर करना है और समीकरण आपका तैयार होता जाएगा, जिसमें हम आपको रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद सब चीज़ सब बता दिए। लेकिन हम जानते हैं आप लोग तो गर्लफ्रेंड का कहा हुआ सुबेरे के बाद शाम को भुला जाते हैं, तो हमारा कहा हुआ बात कहाँ से याद रखेंगे आप लोग? देखिए हम जानते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल x² प्लस x प्लस 2 बराबर 0, 2x² प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0, x² बराबर 0। ये सारे द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें भी देखिए ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इस समीकरण में भी देखिए चर का अधिकतम घात 2 है। इस समीकरण में भी आप देखेंगे चर का अधिकतम घात 2 है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। एक कम घात है, यहाँ पे घात 2 है, ज़्यादा घात देखा जाता है। इसमें भी चर का अधिकतम घात x का अधिकतम घात 2 है। तो ये क्या है? द्विघात बहुपद है बाबू। क्या है? द्विघात बहुपद है। तो अब देखिए, अब द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक रूप। मानक रूप लिखने का तरीका क्या होता है? किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाता है, मानक रूप लिखा जाता है। जैसे अगर पानी लिखना होगा केमिस्ट्री में तो H2O लिख देते हैं, तो H2O का ये स्टैंडर्ड सूत्र हो गया, स्टैंडर्ड केमिकल फार्मूला हो गया। अब पानी लिए 1 गिलास तो उसमें तो लाखों अणु होंगे, 10 के पावर आप 100 लिखिए, 1000 लिखिए, इतना अणु हो सकते हैं, कितना अणु हो सकते हैं। लेकिन हम पानी को स्टैंडर्ड रूप में लिखते हैं H2O केमिस्ट्री में, एक अणु बस लिखते हैं पानी का, मतलब पानी हो गया। ऐसे ही हम कहते हैं कि देखिए अब हम इस द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप लिखेंगे, मतलब कि ये द्विघात बहुपद कहीं कैसे दिख सकता है, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, ऐसे हो सकता है 4x प्लस कुछ हो सकता है। मतलब ये सारी चीज़ें बदल सकती हैं, ये सारी चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन द्विघात बहुपद बनेगा। तो हम कहें कि देखो इसमें इस समीकरण को देखिए, सॉरी समीकरण जहाँ बहुपद बोल रहे हैं गलती हो जा रहा है, समीकरण आप ध्यान रखिए। देखिए इस समीकरण में x के गुणे में क्या है? x का गुणांक क्या है? 2 है, x का गुणांक 2 है, 2x² प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। हमको कैसा दिख रहा है? हम 2 को मान लेते हैं, 2 की जगह पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन द्विघात बहुपद है तो बाबू x हमेशा x का पावर 2 रहेगा। द्विघात बहुपद का हम क्या बना रहे हैं? मानक रूप बना रहे हैं। हम कहें कि देखो द्विघात बहुपद रहेगा ना तो x का घात हमेशा 2 रहेगा, है कि नहीं? और ऐसे यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे द्विघात बहुपद में ये हमेशा x रहेगा, एक x रहेगा, और प्लस इसको 6 को मान लेते हैं, ये संख्या यहाँ पे कोई हमेशा संख्या 6 फिक्स रहेगी, इसको मान लिए 6 c, क्या मान लिए C, और 2 को मान लिए A और 3 को मान लिए B। क्या मान लिए बाबू? 2 के जगह पे कुछ भी हो सकता है, किसी और समीकरण में कुछ होगा, किसी और समीकरण में कुछ होगा, तो हम मान लिए कि A है इसके जगह पे। x हमेशा फिक्स रहेगा, x² हमेशा फिक्स रहेगा, x हमेशा फिक्स रहेगा, तो x² और x को ऐसे ही उतार दिए। लेकिन 2 को हम मान लिए A, क्योंकि ये हर समीकरण में बदल सकता है कि नहीं, और 3 को मान लिए B, और 6 को मान लिए C। क्यों मान लिए? क्योंकि ये तीनों चीज़ें बदल सकती हैं, A B C बदल सकती हैं, और बराबर 0। ये हमारा बन गया मानक रूप। देखिए A के जगह पे हम 1 रख दिए, 1x² प्लस B के जगह पे 2 रख दिए, 2x प्लस C के जगह पे 3 रख दिए, 3 बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण है। यहाँ पे A के जगह पे हम मान लेते हैं 4 रख दिए, 4x² प्लस B के जगह पे 0 रख दिए, 0x प्लस C के जगह पे भी 0 रख दिए, 0, मतलब 4x² बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण है कि नहीं? अब आप कहेंगे x² प्लस bx प्लस c के रूप का नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिखे है ना, देखिए इस फॉर्म में 4x² प्लस 0x प्लस 0 बराबर 0, ऐसे लिखा जा सकता है ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें एक शर्त होता है। क्या शर्त होता है? शर्त ये है ना बाबू, हमको समीकरण कैसा चाहिए? समीकरण द्विघात समीकरण चाहिए। क्या है? समीकरण द्विघात समीकरण चाहिए, मतलब कि समीकरण में x² कंपलसरी है। समीकरण में अगर x² नहीं है तो हम कहेंगे द्विघात बहुपद नहीं है। क्या कहेंगे बाबू? द्विघात बहुपद नहीं है। कब? जब समीकरण में x² ना हो। तो किसी भी समीकरण में, किसी भी द्विघात समीकरण में x² कंपलसरी है।
एक्स स्क्वायर कंपलसरी है। अगर हम ए के जगह पे 0 कर दें, कभी मान लीजिए इसको हम मिटाते हैं, इसको हम मिटाते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण में हमको मालूम है एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तभी हम उसको द्विघात कहेंगे। जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो तभी हम उसको द्विघात कर सकते हैं। तो हम कहें कि देखिए अगर ए को हम 0 कर देते हैं तो क्या ये द्विघात समीकरण रह जाएगा? तो देखो बाबू, ए को 0 किए तो 0x² प्लस बी को मान लीजिए बी को कुछ कर दीजिए, bx प्लस सी, बी ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हम कहें कि अगर x का गुणांक 0 है, x के आगे जो चीज़ है वो 0 है तो गुणांक है, x के आगे जो रहता है वो गुणांक होता है। तो देखिए यहाँ पे एक x का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या था? ये था। यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या था? 2 था। गुणांक का मतलब x के गुणे में है। अब बाबू आपको पता है जब कोनो संख्या में 0 का गुणा होता है तो यपनीय जैसे उसको 0 बना देता है। 0 में आप 999 का गुणा कीजिए तब वो 0 हो जाएगा। 0 में आप 1 का गुणा कीजिए तब वो 0 हो जाएगा। 0 में आप 100 का गुणा कीजिए तब वो 0 हो जाएगा। और 0 में आप x स्क्वायर का गुणा कीजिए तब वो 0 हो जाएगा। मतलब किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे वो 0 हो जाएगा। खुद अपने आप में गधा में 0 के गुणा हुई कितना बनी? 0। समझ में आया? तो 0। तो देखिए यहाँ पे भी x स्क्वायर का गुणांक है 0, मतलब कि x में 0 का गुणा हुआ है, x स्क्वायर में 0 का गुणा हुआ, ये 0 हो जाएगा। x स्क्वायर खत्म हो गया, गायब हो गया। अब क्या बना? bx प्लस सी, अब बराबर 0। बाबू इस समीकरण में देखो तो x का अधिकतम घात 1 बचा, ये बन गया रैखिक समीकरण। द्विघात समीकरण का अस्तित्व ही नहीं रहा। द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं? जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, लेकिन यहाँ पे चर का अधिकतम घात 1 बन गया। क्या बन गया बाबू? 1 बन गया। तो 1 बन गया ये इसलिए रैखिक समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए जरूरी शर्त ये है कि x का पावर 2 होना चाहिए, जो कि यहाँ गायब हो गया है अगर a बराबर 0 रख दिए तो हम कहते हैं कि बाबू देखो ये जो समीकरण का स्टैंडर्ड रूप है ये तो सही है, लेकिन a बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप b को 0 कीजिए, c को 0 कीजिए, कोनो मतलब नहीं। b को 0 कर दीजिए तो b को 0 करेंगे तो क्या बनेगा? ax² प्लस b को 0 तो 0x प्लस सी बराबर 0। अब x का गुणांक यहाँ पे 0 है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो ax² प्लस x का गुणांक 0, तो 0 को मतलब ही नहीं है तो लिखने का मतलब नहीं। अब यहाँ पे सीधा प्लस सी बराबर 0, मतलब कि ax² प्लस सी बराबर 0, ये भी ठीक है। हम कहें कि इसमें x का घात 2 बचा है, x का घात 2 बचा है इसलिए ये सही है कि नहीं? x का घात 2 होना चाहिए तभी हम द्विघात समीकरण कहें। हम कहें देखो ax² प्लस हम b के जगह पे 0 कर देते हैं, b के जगह पे भी 0 कर देते हैं, तो b के जगह पे 0 किए तो 0x, और प्लस c के जगह पे भी 0 कर देते हैं, c के जगह पे भी 0 कर दिया बराबर 0। अब कहे देखो अब ये क्या है? तो अभी भी बाबू ये द्विघात समीकरण है, ax² और ये सब 0 हो गया, 0 प्लस 0 0 तो बराबर 0 है कि नहीं? तभी भी ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें x² है। तो अगर आपको स्क्वायर दिखता है चर का अधिकतम का, अब जरूरी नहीं है यहाँ चर x से रहे, हो सकता है y हो सकता है u हो सकता है कुछ भी हो, मतलब चर होना चाहिए। तो चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया कि द्विघात समीकरण क्या है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में a नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखे हैं। a नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तभी द्विघात समीकरण बनेगा, नहीं तो वो रैखिक समीकरण बन जाएगा। चर का अधिकतम घात 1 आ जाएगा, बस वो रैखिक बन जाएगा, ये सब मिला के 0 खत्म, द्विघात का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, a का मान कभी 0 नहीं रख सकते हैं, तब जाकर के कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। अब कुछ फार्मूले इस चैप्टर में आपको याद करने पड़ेंगे जो कि आपको क्वेश्चन करते समय यूज होंगे। कौन कौन से वो फार्मूले हैं देख लेते हैं एक बार। पहला तो सबको याद होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सी बाबू? a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab, है कि नहीं? सबको याद है, बच्चा छोटका याद रखा रहता है सब। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, अगर नहीं याद है तो आप चम्मच के पानी में डूब के मर जाइए, बात खत्म। ठीक, देखिए अगला है a माइनस बी का होल स्क्वायर।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी सबको याद होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सबको याद होता है। ये बच्चा को याद होता है। नहीं याद है तो याद करो बाबू, याद करो, टोटल मारो रट्टा, TMR, टोटल मारो रट्टा। ठीक, कहाँ से कि फार्मूला आपको रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा मारेंगे तभी आपको ये आपसे ये चैप्टर सॉल्व होगा। तो याद करिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब है थोड़ा थोड़ा किसी किसी को याद होता है, किसी किसी को नहीं याद होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, कहाँ से कि आपके चैप्टर में 4.1 में नहीं है, जो कि आज हम 4.1 सॉल्व कराएंगे आपसे। तो 4.1 में इसका यूज नहीं है। तो अगर याद है तब वो ठीक है, नहीं याद है तब वो ठीक है। तो तीसरा का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एगो कोष्टक में ए प्लस बी है, एगो कोष्टक में ए माइनस बी, खत्म बात। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलगे अलगे स्क्वायर दिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर था, सबका एक के साथ स्क्वायर था, यहाँ पे अलगे अलगे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखता है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। अगला ये आपको याद करना ही पड़ेगा। देखिए बाबू, जिसके आगे हम अगर गलत का निशान लगा रहे हैं जरूरी नहीं है, लेकिन जिसके आगे सही का निशान याद करना है। हाई दूगो तो छोटका छोटका को याद रहता है, ठीक है। हाई एगो आप याद कर लीजिए, एगो अपने बाबू से याद करा दीजिएगा। ठीक, कौन है बाबू तो जानते ही होंगे। चलिए, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और लास्ट में कोष्टक में ए प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, स्क्वायर था तो 2ab, और यहाँ पे क्या आ गया, ए प्लस बी का होल क्यू आ गया। तो होल क्यू आ गया तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, यहाँ पे क्यू है इसलिए 3ab, और 3ab के लास्ट में एक चीज लगाना है कोष्टक में ए प्लस बी। क्या लगाना है, कोष्टक में ए प्लस बी। तो बस याद रखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, बस बात खत्म है कि नहीं। अगला है ए माइनस बी का होल क्यू। तो ए माइनस बी का होल क्यू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी, कोष्टक में ए माइनस बी। इसमें सब में माइनस लगेगा। ए माइनस बी का होल क्यू में क्या लगेगा, सब में माइनस लगेगा। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। तो ये पांचों फार्मूला आप रट्टा मार लीजिए, आप याद कर लीजिए, चाहे किसी से याद करा लीजिए, पूछते रहिएगा। ठीक, तो ये पांचों फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपसे ये चैप्टर जो है सॉल्व होगा। अब हम प्रश्नावली 4.1 के तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हम प्रश्नावली 4.1 को करने के लिए तैयार हैं, पूरी तरह तैयार हैं। अब क्या करना है, प्रश्नावली 4.1 को हमको सॉल्व करना है। और प्रश्नावली 4.1 में पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहीं पे हम आपसे करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम करेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन नहीं करेंगे बाबू, हम कराएंगे आपको दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपसे, हाँ दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। चलिए, प्रश्नावली, हेडिंग लगाइए प्रश्नावली। थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा क्योंकि प्रश्नावली 4.1 आज हमको कवर करना है, कैसा कवर करना है। जेएनजी के पास बहुत दम है बाबू, देखे हैं कि नहीं जेएनजी को। पहले जेएनजी था सरकार के पास गया, जब जेएनजी पहले था तो पहले सरकार के पास जेएनजी गया कि बड़े लोग हैं भाई, बड़े लोगों की तरह बात किया जाए, तो बड़े लोगों की तरह बात करने लगे। तो अब जेएनजी अपने बचपना पे आ गया। अब बचपना में आदमी क्या करता है, छोट बच्चा अगर आईफोन हो चाहे सैमसंग गैलेक्सी उठा के पटक देगा, कुछ नहीं कर पाइएगा, है कि नहीं। तो जेएनजी जब तक बड़े लोग की तरह व्यवहार कर रहा था तभी तक सुन लेना चाहिए था, लेकिन अब बच्चों की तरह व्यवहार करने लगा है, अब आपका सुनेगा ही नहीं, आप कुछ कीजिए नहीं सुनेगा। तो वही हाल हो गया है। तो जेएनजी के पास बहुत पावर है। चलिए देखिए 4.1 जो है आज हम सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। क्या जांच करना है, जांच करना है पहला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण है कि नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं, कौन द्विघात समीकरण है या नहीं। पहला का पहला आपको क्वेश्चन करना है। पहला का पहला दिया है x प्लस, पहला का पहला करें कि पहला का दूसरा करें, पहला का पहला ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, वैसे तो हम दूसरा कराने वाले थे, और बराबर 2x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, यही है ना, 2 इंटू एक्स माइनस 3
ये है हमारा क्वेश्चन। बोले पता कीजिए द्विघात समीकरण है कि नहीं है। बाबू क्या करेंगे, कुछ नहीं, देखो यहाँ पे एकदम सिंपल सा फंडा है, सॉल्व करो इसको। कैसे, तो ये कुछ ए प्लस बी के होल स्क्वायर टाइप का दिख रहा है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा कुछ दिख रहा है, कि नहीं बाबू? जिसको नहीं दिख रहा है वो अंधा है, चश्मा लगाओ, ठीक ना। तो देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है। यहाँ पे बस ए के जगह पे एक्स है। क्या है बाबू? यहाँ पे ए के जगह पे एक्स है और बी के जगह पे एक है। ये b के जगह पे एक है। अब इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सा बात है। यहाँ पे था, अगर यहाँ पे था तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का हम लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या लिख रहे हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर रहेगा तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बी के जगह पे क्या है? एक है, और ए के जगह पे क्या है? एक्स है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी यानी 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए के जगह पे एक्स और इंटू बी के जगह पे एक है कि नहीं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 और 2 एक का नाम 2x, ठीक, 2x है कि नहीं। गुणा हो गया, ये 2 और 1 का गुणा हो गया है कि नहीं, और x का गुणा हो गया 2 में, तो ये 2x है कि नहीं। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, यही करेंगे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 बराबर, इसका प्रसार कर दिए है कि नहीं, प्रसार कर दिए। अब इसको गुणा कीजिए, 2 में x का गुणा 2x, 2 में 3 का गुणा -6 है कि नहीं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, एक में एक का गुणा करोगे बाबू का आएगा, एक के आएगा है कि नहीं। तो वही है एक्स 1 का स्क्वायर का मतलब 1 गुणे 1 2 बार, ठीक। तो 1 प्लस 2 एक का नाम 2x बराबर 2x और -6। बाबू देखो, अगर चिन्ह दोनों तरफ सेम हो, इक्वल टू के दोनों तरफ चिन्ह सेम हो तो उसको उड़ा देना। क्या करना? उड़ा देना। सिंपल सॉल्व करने का तरीका है। अगर संख्या बराबर है और चिन्ह सेम है तो उसको उड़ा दिया जाता है। कैसे? देखिए, इधर इक्वल टू के इस तरफ प्लस 2x है और इधर भी कुछ नहीं है तो प्लस 2x है। 2x के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये भी प्लस 2x है। अब ये दोनों सेम दिखाई, इसको उड़ा दो। क्या करो? उड़ा दो। हवाई जहाज से नहीं, ऐसे बस काट दो, ठीक। अब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस, कब काटेंगे? ध्यान रखिएगा, चिन्ह समान होना चाहिए और संख्याएं भी बराबर होनी चाहिए। ये बराबर होगा और इधर प्लस है तो इधर प्लस और इधर माइनस है तो इधर भी माइनस। मतलब दोनों तरफ अगर चिन्ह समान है तो उड़ा देंगे और नहीं समान है, अलग है तो नहीं उड़ाएंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये 2x उड़ गया और बराबर इधर क्या बचा? -6। क्या बचा? -6। अब देखिए, अगर हम देखें तो बाबू ये कैसा दिख रहा है? एक्स स्क्वायर और प्लस 1 और इधर -6 को भेजेंगे तो +6 और बराबर इधर, अब -6 इधर आ गया तो अब कुछ नहीं बचा, 0 बचा है कि नहीं। 0 बचा ना। तो अब कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x 7 बराबर 0। ये कैसा दिख रहा है? ये एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप का नहीं दिख रहा है। हम देखो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं ना। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 0x और प्लस 7 बराबर 0 बन गया कि नहीं बन गया? बीचवा में 0x लिख दीजिए। 0x का मतलब 0 खत्म हो जाएगा खत्म, तो फिर से ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन हम अपने सहूलियत के लिए बना लिए हैं, कैसे कि हमको संतोष नहीं हो रहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसा दिख रहा है। अगर ऐसा दिखेगा तभी ना कहेंगे द्विघात समीकरण है। कहे देखिए, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a नॉट इक्वल टू 0 है। a यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। a 0 के बराबर नहीं है, a नॉट इक्वल टू 0 के तरह का है। अतः बाबू का, अतः यह द्विघात समीकरण है। द्विघात
समीकरण है। कहें से कि इसमें x का अधिकतम घात 2 है, बस ये देख लीजिए, बस इतने लाइन लिख दीजिए, समीकरण है, बस आंसर। आई ना यो लिखेंगे, कहेंगे बस द्विघात समीकरण है, तब एग्जामिनर गलती नहीं करेगा। लेकिन तनी मनी एग्जामिनर को इम्प्रेस करना पड़ता है, जैसे किसी को अपना बनाने के लिए इम्प्रेस करना पड़ता है, वैसे एग्जामिनर को भी इम्प्रेस करना पड़ता है। तो तनी मनी इम्प्रेस करने के लिए ये वो लाइन लगा देंगे, जैसे ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला जाता है हम आपसे प्यार करते, नहीं, हमारे दिल में बहुत कुछ होता है आपके लिए, लेकिन हम कह नहीं पाते हैं। ये सारी चीज़ें बोलनी पड़ती है ना, घुमा घुमा के बोलना पड़ता है। वैसे एग्जामिनर को फंसाने के लिए थोड़ा सा ही बोलना पड़ेगा। यह ax² + bx + c = 0 के जैसा है। और कैसा है? जहाँ पे a ≠ 0 है, तो यह क्या है? द्विघात समीकरण है। अगर लिख देते हैं यह द्विघात समीकरण है, तब वो एग्जामिनर गलती नहीं करेगा, लेकिन इम्प्रेस नहीं होगा, इम्प्रेस करना पड़ता है, ठीक ना। तो चलिए, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि ये ax² + bx + c की तरह का दिख रहा है, इसलिए द्विघात समीकरण है। यही पूछा था कि द्विघात है कि नहीं है, बस इतना ही पूछा था। तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, इसमें दूसरा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, जो भी अब छूटेगा आपको खुद करना पड़ेगा। मैथ्स पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन करके, ऐसे नहीं, ऐसे हम कराएंगे तो आप तो सब कर ही लेंगे। अगला क्वेश्चन हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक और अगले फार्मूले का यूज है। क्या है? अगले फार्मूले का बाबू यूज है क्वेश्चन नंबर 4 में, और क्वेश्चन नंबर 4 हम आपसे करा रहे हैं। 4 में क्या है? 4 में है a - b के होल स्क्वायर का यूज। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम आपसे कराते हैं। आपके स्क्रीन पे आ भी रहा होगा, नहीं भी आएगा तो हम लिख देते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया हुआ है x² + 3x + 1, x² + 3x + 1, और बराबर क्या लिखा हुआ है? बराबर लिखा हुआ है x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक, यही हमारा क्वेश्चन है। पूछ रहा है ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब आप तुरंते देखेंगे इधर x² द्विघात है, तुरंते देख के कह दिए, लेकिन बाबू गड़बड़ा जाएगा। देखिए द्विघात नहीं है, ये द्विघात नहीं है। कहते हैं कैसे? तो देखिए सॉल्व करके हम दिखाते हैं आपको। इधर ना दिख रहा है x² और उधरियो x² है, उधरियो x² है। देखिए कैसे, x² + 3x + 1 और बराबर a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है कि नहीं? देखिए a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या लिखा है? a² + b² - 2ab, यही ना लिखाए हैं। यहाँ पे a के जगह पे x है और b के जगह पे 2 है कि नहीं? तो इसको क्या लिखेंगे? इसका होल स्क्वायर है, तो इसको अब क्या लिखेंगे बाबू? इसको लिखेंगे x² प्लस एकदम इसी के जैसा b मतलब 2 का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या लिखेंगे? 2 गुणे a का मान x है और गुणे b का मान क्या है? 2 है, तो 2 मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? x² प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 क्या होगा? 4 होगा, 2 दूना 4, ठीक। तो 2 गुणे 2 4, और माइनस 2 दूना 4 x पहले से है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? x - 2 के होल स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? x² + 4 - 4x। यहीं से लिखे हैं बाबू, देखो अभी x - 2 का होल स्क्वायर निकाले हैं कि नहीं? वही यहाँ पे छाप दिए, बस बात खत्म है कि नहीं? इसको मिटाते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं? कहाँ से कि बस a - b के होल स्क्वायर के फार्मूले पे रख दी, बात खत्म। कहें चिन्ह अगर सेम हो, संख्या भी सेम हो, चाहे चर हो चाहे अचर हो, उड़ा देना। देखो x² इधर भी प्लस में है, कुछ नहीं है तो इधर भी कुछ नहीं है तो प्लस में है, खत्म। x² से x² उड़ गया x², इसीलिए कहे थे कि ये द्विघात नहीं है। अब देखिए इधर क्या है? इधर 3x है, इधर 4x है, इधर माइनस में इधर प्लस में, नहीं उड़ा सकते हैं बाबू, नहीं उड़ा सकते हैं। 3x + 1 और इधर का +4 = के इधर आएगा। देखिए = के इधर आएगा तो -4, और ये इधर -4x है तो ये -4 आएगा इधर, तो +4x हो जाएगा। जानते हैं चिन्ह बदल जाता है, = के इधर आता है तो इधर कुछ नहीं बचा। इधर 4 जो था यहाँ पे आ गया, इधर 4x जो था यहाँ पे आ गया, x² तो उड़ गया था, तो ये बच गया 0। अब देखिए 3x 4x मिल करके 7x, क्या बन गया बाबू? है 3x है 4x मिला करके 7x, और एक में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? -3, ये तो सबको मालूम है, और बराबर 0।
कैसा दिख रहा है, x का अधिकतम घात a है, x का अधिकतम घात a है। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0x²। मतलब यहाँ पे a बराबर क्या बन गया बाबू, a बराबर 0 है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ a बराबर 0 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब काहे द्विघात नहीं है, x² दिख तो रहा है लेकिन 0 के गुणा में 0 हो जाएगा, तुरंत गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए किए हैं, इसमें x² नहीं है, बस वो बरियाई से लाए हैं 0 से गुणा करके। बरियाई से लाने का मतलब समझते हैं ना, तो ये x² बरियाई से लाया गया है। तो 4 3 7x ऐसे होगा ना, 7x प्लस में, ठीक। तो 7x -3 बस इस समीकरण में है, ये x का अधिकतम घात है, ये x² बरियाई से 0 से गुणा करके लाए हैं, इससे 0 से गुणा करेंगे 0 ही मिले, है कि नहीं। तो ये हमारा पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप 5वां नहीं आ रही है, तो 6वां नंबर क्वेश्चन था, सॉरी 6वां क्वेश्चन था। तो आपको क्या करना है, 2 से लेकर के 5 तक का क्वेश्चन करना है। जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहे हैं, और सारा चीज आप करेंगे, खुद करेंगे। जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना, तब तक आपको मैथ नहीं आने वाला है, आपको मैथ नहीं आने वाला है, ठीक। अब आप कहेंगे ले जाइए हमारे लिए किसी को चॉकलेट दे के आइए, तो हम देंगे, तो बाबू देखिए वो आपका नहीं रह जाएगा, गड़बड़ा जाएगा फिर, है कि नहीं। तो वैसे ही मैथ करता है, समझना है तुमको ना, तो तुम पढ़ो, हमारे पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, एकदम पहले का लास्ट क्वेश्चन, 8 नंबर, पहले का 8वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और a+b के होल क्यूब पे जो है आपका 7वां क्वेश्चन, वो आप खुद करेंगे। a-b के होल क्यूब पे 8वां क्वेश्चन है, उसको हम बताते हैं आपको। 8वां क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हम बताए हैं इसको लेकर के, x² प्लस नहीं सॉरी x³ प्लस क्या है, माइनस है, -4x तनी मनी हमारा आँखिया कमजोर हो गया है ना बाबू। x क्या है, प्लस x है, नहीं -x + 1 बराबर x - 3, x - 2 है, x - 2 का होल स्क्वायर। हमको क्या बताना है, हमको बताना है ये जो नहीं होल क्यों है, सॉरी यार कहाँ इतना कम दिख रहा है हमको, होल क्यों है। हमको बताना है क्या, हमको बताना है इस समीकरण जो है द्विघात समीकरण है कि नहीं। आप कहेंगे अधिकतम घात चर का इधर अधिकतम घात क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है बाबू, 3 दिख रहा है। कहेंगे तुरंत ना, ये अधिकतम घात 3 है, त्रिघात बहुपद है, द्विघात है ये नहीं है। हम कहे है बाबू द्विघात है, देखो कैसे है, दिखाते हैं। इधर भी 3 गो घात लगा हुआ है, ये तो ध्यान दो, इधर भी 3 गो घात लगा हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तब भी मालूम चलेगा कि द्विघात है कि त्रिघात है। नहीं तो पता चला 3 गो घात वाला कट जाएगा, 2 गो घात रह जाएगा, तो द्विघात बन जाएगा, है कि नहीं। तो वही यहाँ पे x का क्यूब माइनस 4x² माइनस x + 1 बराबर, इधर प्रसार कीजिए x - 2 का होल क्यूब का प्रसार। जैसे यहाँ पे a - b का होल क्यूब का प्रसार हुआ है, एक बार हम a - b का फार्मूला यहाँ पर रख देते हैं। a - b का होल क्यूब क्या होता है बाबू, a³ - b³ - 3ab और कोष्टक में a - b, यही ना होता है। वैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x - 2 का होल क्यूब, क्या लिखा हुआ है, x - 2 का होल क्यूब। इसका अगर प्रसार करेंगे तो क्या बनेगा, x³ - 2 का क्यूब और -3 गुणे a का मतलब x और b का मतलब 2 गुणे 2, और कोष्टक में a का मतलब x और -b का मतलब 2, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे क्या किए, x³ - 2 का क्यूब कितना होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, पावर का मतलब होता है क बार गुणा किया गया, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 का क्यूब 8, ही सबको याद होना चाहिए। क्यूब 10 तक याद होना चाहिए और स्क्वायर 20 तक याद होना चाहिए, ठीक। 3 दूना 6 और x साथ में है, ये है बात खत्म। यहाँ पे आ गया x - 2 है कि नहीं। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, किसका प्रसार लिखते हैं, इसका प्रसार लिखते हैं x - 2 का होल स्क्वायर का। यहाँ ये लिखते हैं x³ - 2 का क्यूब -3 गुणे x गुणे 2 और कोष्टक में x - 2,
मिटाते हैं इसको, कैसे कि हम तो आपको समझा दिए, समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, हर एक फार्मूला समझाने के लिए लिख रहे हैं कैसे प्रसार किया जाता है। तो जिस फार्मूले पे था उस फार्मूले पे इसका प्रसार कर दिए। देखिए पहले ही इधर दिख रहा है प्लस एक्स क्यू दिख रहा है नहीं, और इधर भी प्लस एक्स क्यू से एक्स क्यू मर गया, कैसे कि दोनों सेम था और दोनों सेम था, चिन्ह भी सेम था, खत्म, उड़ गया। ठीक, इधर देखिए -4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर क्या बचा, इधर तो एक्स क्यू खत्म हो गया, खत्म। इधर क्या बचा, 2 का क्यू कितना होता है 8, यानी 8 -8 और माइनस 3 दूना 6 एक्स और गुणे x माइनस 2, है कि नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4x², अभी कहेंगे कि आपकी अभी तो द्विघात बन सकता है, द्विघात आ गया, द्विघात हो गया बाबू, यो हो सकता है द्विघात वही कट जाए, इधर वाले से कट सकता है, तो इसलिए कहते हैं पहले सॉल्व करो। कटेगा नहीं वैसे, लेकिन कट सकता है, किसी किसी समीकरण में वो कट जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा कि नहीं, तो इसीलिए कहें। अब देखिए -8 माइनस 6x और x में गुणा होगा तो 6 एक में 6, देखिए x के गुणांक में 6 से गुणा होगा तो x का गुणांक यहाँ पे क्या है 1 है, तो 6 और x का गुणा x से तो क्या हो गया x² 6x² माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं था, एक था तो 6 एक 6, x का गुणा x से तो x², x गुणे x क्या लिखेंगे बाबू, x गुणे x² जैसे 2 गुणे 2 क्या होता है, 2 के बराबर 2 होता है, वही से x गुणे x²। ठीक, माइनस 6 दूना 12 और x तो 6 के साथ पहले ही से था तो 6 दूना 12x, है कि नहीं 12x। अब इधर देखिए काटने का तरीका कौन सी है, देखिए इधर -x और इधर -12x, काटने का तरीका एगो x इसमें से कट गया तो 11x बचा, -11x बचा, है कि नहीं। काटने का तरीका है, इधर -x है, इधर भी माइनस में x है, लेकिन कौ गो 12 गो, तो माइनस में x एगो है, इधर एगो 12 गो, तो एक ओर से एक खत्म होगा तो एक ओर से एगो खत्म होगा, तो इधर 11 गो बचेगा, है कि नहीं, इधर 11 गो बचेगा, इधर का एगो इधर का एगो खत्म, तो इधर 11 गो, इधर 1 को नहीं। ऐसे सॉल्व करने का तरीका है। इधर देखिए इसको भी काट सकते हैं आप चाहें तो, 4 -4x² और -6x², x² इधर भी है, x² इधर भी है, चिन्ह माइनस में है, इधर भी माइनस में चिन्ह है, x² इधर को 4 गो इधर 6 गो है, इधर का सगरू कट जाएगा, इधर को बचेगा 2x² बचेगा, किस में माइनस में ही बचेगा, 6 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2x², है कि नहीं। इधर कुछ नहीं बचा, 1 बचा और क्या बचा बराबर -8 और -2x²। काटने का तरीका आप चाहें तो इधर पक्षांतर उछांतर करेंगे, आ जाएगा, सब आ जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि टाइम लगेगा, थोड़ा सा स्टेप बहुत ज़्यादा होगा। हम कह रहे हैं काट कूट दो, उड़ा दो, जो सेम दिखता है उसको उड़ा दो, जो कम दिखता है उसको काट दो, जिसमें ढेर है उसमें से घटा दो, खत्म बात। जैसे यहाँ पे x एगो था, यहाँ पे 12 गो था, यहाँ पे एगो काट के इसमें से एगो घटा दिए, कहाँ से कि चिन्ह x का सेम था, x यहाँ पे 12 गो है माइनस में, x यहाँ पे एगो है माइनस में, यहाँ पे भी वही किए हैं, माइनस में 4 गो x² है, इधर माइनस में 6 गो x² है, चिन्ह सेम है, x² सेम है, बस संख्या अलग अलग है, तो घटा दिए, खत्म बात, है कि नहीं। वही सेम काम करना है। इधर 2x को लाइए, 2x² को इधर लाइए तो 2x² इधर प्लस में हो जाएगा, है कि नहीं बाबू। देखो है 2x² हेनी माइनस में, हेनी आएगा प्लस में, इधर 8 जो है इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, और इधर +1 पहले ही से बराबर 0। ये कैसा दिख रहा है, 2x² प्लस 8 1 9 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस 0x प्लस 9 बराबर 0। अभी दिख रहा है ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के जैसा दिख रहा है। इसका कोई मतलब नहीं बनता है, 0x का 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बीच से गायब हो जाएगा, है कि नहीं। तो लिखेंगे यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के तरह का, यहाँ पे लिख देंगे a0 बराबर 0 के तरह का है। अतः यह क्या है बाबू, यह द्विघात समीकरण है। ये हमारा 4.1 का पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। पहले का 8 क्वेश्चन था, जिसमें से हम 3 बता चुके हैं, आपको करना कितना है 5 करना है आपको।
आप करेंगे तभी मैथ आएगा। हम अभी चाहें तो सब करा सकते हैं। नोट्स देखिए, खूब बढ़िया नोट्स लाए, छाप देंगे देख के, खत्म बात, और समझाते जाएंगे। हम वैसे नोट्स से देख के तो पढ़ा नहीं रहे हैं, बस नोट्स क्वेश्चन देख रहे हैं, है कि नहीं? तो नोट्स में क्वेश्चन देख रहे हैं और आपको बता रहे हैं। तो हम चाहें तो सब छपवा दें, लेकिन आप ना ही करेंगे जब तक तब तक मैथ नहीं आएगा। आपको हम रोज कहते हैं, जब पढ़ाते हैं तब कहते हैं, तो मैथ आपको करना पड़ेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, प्रश्नावली 4.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है ना बाबू, दूसरा क्वेश्चन कहता है हम स्टेटमेंट तुमको दे रहे हैं, उससे तुम समीकरण बनाओ। द्विघात समीकरण बनाने के लिए कह रहे हैं। अभी द्विघात समीकरण का हम सॉल्यूशन नहीं सीख रहे हैं। अभी समझें कि द्विघात समीकरण कोई है कि नहीं है, अभी इतना जाने, फिर समझेंगे कि कैसे द्विघात समीकरण बनता है, कैसे बनता है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लंबा लंबा क्वेश्चन है, लिखेंगे टाइम लग जाएगा। क्या है कि निम्न को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, और उसमें से पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इतना बढ़न क्वेश्चन गया ऊपर से, समझ में नहीं आया। पहले ही देख के हदा जाएंगे, बड़का क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया। देखिए समझाते हैं, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ करके पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? तोड़ तोड़ करके पढ़ना है। जैसे आपका दिल टूट जाता है ना, वैसे उसको क्वेश्चन को तोड़ देना है। जैसे आपका दिल टूटा हुआ है, जितने टुकड़ों में उतने टुकड़ों में क्वेश्चन को तोड़िए। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है हमारा दूसरा नंबर का पहला क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार खेत है। कैसा है बाबू? आयताकार, ऐसा है लंबा। इसकी जो लंबाई है, ये जो लंबाई है और ये चौड़ाई है, यही बोला है ना। और इसका क्षेत्रफल क्या बोल रहा है? क्षेत्रफल बोल रहा है, मतलब भाई एरिया, बीच का एरिया कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाबू आपको आयत का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ये याद रखिए। आयत के क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई और गुणे चौड़ाई, यानी L इंटू बी। क्या होता है? L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल को A से दर्शाते हैं, लंबाई को L से दर्शाते हैं, और चौड़ाई को B से, यानी ब्रेथ। ठीक, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, अब ये जो होता है, ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आयत के। ठीक, अब हमको कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, लिख दिए। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। हम कहें माना क्षेत्र की हम कहे बाबू देखो, हमको क्या ज्ञात करना है? समीकरण ज्ञात करना है। एगो चीज मान लो, माना क्षेत्र की चौड़ाई मान लेते हैं। चौड़ाई क्यों? क्योंकि ये छोटा है, चौड़ाई छोटा होता है। देखिए छोटा है चौड़ाई और लंबाई बड़ा है, तो चौड़ाई बराबर हम मान लिए 1, और लंबाई चौड़ाई में रिलेशन दिया तो पड़ेगा, क्योंकि चौड़ाई स्वतंत्र है, लंबाई उस पर डिपेंड है, चौड़ाई पे। देखिए कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, मतलब लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड कर रहा है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो इसलिए लंबाई को नहीं मानेंगे यहाँ पे किसको? चौड़ाई को। जो इंडिपेंडेंट होगा उसको माना जाता है, जो इंडिपेंडेंट होता है उसको माना जाता है। यहाँ पे चौड़ाई x है, इसको किस में मान रहे हैं? मीटर में। कोई दिक्कत नहीं, लिख रहे हैं मीटर, x मीटर है, ऐसे लो लिख दिए, लो मीटर हिंदी में। ठीक, तब क्या होगा? तब प्रश्न में जैसा कह रहा है वैसा होगा। तब कह रहा है तब लंबाई क्या होगा बाबू? तब लंबाई क्या हो जाएगा? कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से, मतलब 2 गुना जो लंबाई चौड़ाई है, यानी 2x। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। बस बात खत्म, 1 जोड़ दिए, बात खत्म। है कि नहीं? है कि नहीं? हम कहे कि 21 जो है, 21 10 के 2 गुने से 1 अधिक है, तो क्या करेंगे? 21 10 को 21 बनाने के लिए क्या करेंगे? 10 को 21 बनाने के लिए 2 गुणे 10 और प्लस 1। यही ना कहे हैं कि 21 जो है
21 बराबर क्या लिखेंगे, देखिए 21 किसके बराबर है, 21 10 के 2 गुने से 1 अधिक है, यही ना किए हैं। तो देखिए 10 दूना 20 प्लस 1, 20 1 21 है कि नहीं। वैसे यहाँ पे कह रहा है कि लंबाई बबुआ, लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, और जब 1 अधिक है तो वही लिखे हैं कि लंबाई चौड़ाई x के 2 गुने से 1 अधिक है। बस मैथमेटिक्स फॉर्म में लिखें और कुछ नहीं किए, ठीक। तो ये हमारा बन गया क्या, ये हमारा बन गया समीकरण, क्या बन गया, ये हमारा बन गया स्टेटमेंट, मैथ का स्टेटमेंट। अब हमको मालूम है कि एल लंबाई हमारा क्या है, लंबाई यही निकाले हैं 2x + 1, और चौड़ाई यानी b हमारा क्या है, b हम पहले ही से माने हैं x। अब चूंकि प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार क्या हो रहा है, a बराबर, चूंकि a बराबर होता है l × b, यानी लेंथ इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक। एरिया हमको क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल 528 बराबर एल क्या दिया हुआ है, एल अभी हम निकाले हैं 2x + 1, ये हमारा एल है, और गुणे चौड़ाई क्या है, bx है, गुणा कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। 528 गुणा कर दीजिए x का 2x में, तो x का 2x में गुणा करेंगे 2x², x का x में, देखिए x के आगे कुछ नहीं है, 1 है, 1 का 2 में 2 का नाम 2, x का x में x का स्क्वायर हो जाएगा, x गुणे x का होता है, x² होता है कि नहीं होता है, वही, ठीक। और प्लस x का 1 में गुणा करेंगे तो 1 का 1 में गुणा 1, और x का 1 में गुणा x, ठीक। x का 1 में गुणा x होगा, किसी भी चीज़ में 1 का गुणा करते हैं वही रह जाता है, वही x का गुणा 1 में किए हैं 1 रह जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे 528 बराबर 2x, क्या है 2x² + x। हमको क्या बनाना है, द्विघात समीकरण, इधर ये प्लस में उधर भेजिए माइनस में, यहाँ से इसको इधर भेजेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0, 2x² + x और माइनस 528, ये 528 उधर चला गया तो इधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा, वही 0 लिखें। इसको इधर पलट के लिख दीजिए, कोनो दिक्कत, 2x² + x माइनस 528 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया बाबू, ये हमारा समीकरण बन गया, और यही हमारा आंसर हो गया। ये द्विघात समीकरण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो द्विघात समीकरण बन गया, बस वही बोल रहा था, द्विघात समीकरण बना दो, हल नहीं करना है, हल करने का कोई मतलब नहीं बनता, हमको क्वेश्चन में बस द्विघात समीकरण बनाने के लिए बोला था, जो कि हम बना चुके हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब दूसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरे का दूसरा क्वेश्चन हमको भी सॉल्व कराना पड़ेगा इसको, और इसमें एक क्वेश्चन हम आपको देंगे होमवर्क इसमें, इस दूसरे वाले में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, तो हम समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ना बाबू कि 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 360 है, क्या है 306 है, तनी कम दिखाई दे रहा है, तो 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 306 है, उसमें से हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, और इसलिए क्या बनाना है, इसलिए हमको समीकरण बनाना है, ज्ञात नहीं करना है, समीकरण बनाना है। तो बाबू देखो, 2 क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं, तो पूर्णांक बाबू ऐसे होता है, पूर्णांक जो होता है हम बताए भी थे पहले चैप्टर में, -1 -2, इधर भी अनंत तक जाता है, -3 ... अनंत तक जाता है, माइनस अनंत तक, और इधर भी देखेंगे तो 0 से 1 2 3 ... अनंत तक, मतलब इसमें से कुछ संख्या हो सकता है, 1 2 3। हम कहें पूर्णांक में इधर का संख्या लो, थोड़ा सा आसान रहेगा, हम मान लेते हैं 2, और क्रमागत संख्या बोला है, मतलब 2 के जस्ट आगे वाला संख्या, 2 के जस्ट आगे वाला क्या है 3। तो क्रमागत संख्या प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, 2 के जस्ट आगे वाला संख्या 3, इसमें क्या 2 में हमको क्या परिवर्तन करना पड़ रहा है कि आगे वाला क्रमागत संख्या मिल रहा है, हमको ये मालूम करना। तो अगर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 मिल जाएगा, और 3 का आगे वाला क्रमागत संख्या, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 मिल जाएगा। मतलब क्रमागत ज्ञात करना है तो पीछे वाले में 1 जोड़ के अगला ज्ञात कर सकते हैं। क्रमागत का मतलब लाइन से ज्ञात करना है, तो 1 जोड़ते जाइए मिलते जाएगा, 1 जोड़ते जाइए मिलते जाएगा अगला संख्या,
वही होता है। तो हम कह देखो माना पहली क्या है बाबू, पहली संख्या बराबर x, तब दूसरी क्रमागत संख्या बराबर क्या होगा, x प्लस 1। अगली संख्या ज्ञात करने के लिए एक जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखें 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, एक ने एक जोड़ दिया जाता है। तो वही बोला है। अब प्रश्नानुसार अब क्वेश्चन यहाँ आसान हो गया। क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, 306 के बराबर है। सिंपल सा बात है। x गुणे x प्लस 1, ये दोनों संख्याएं हैं, इनका गुणनफल, इनका जब गुणा किए हैं तो कितना आया है, 306 आया, 306 आया। बस वही करना है। x का x में गुणा x स्क्वायर प्लस x का 1 में गुणा x बराबर 306, x स्क्वायर प्लस x और 306 इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, 306 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया है कि नहीं, बन गया। सिंपल सा बात है। तो ये प्रश्नावली 4.1 का दूसरा क्वेश्चन था। अब हम चौथा क्वेश्चन सीधा सॉल्व करेंगे। आपको सॉल्व करना है तीसरा क्वेश्चन दूसरे का। तो इसमें बस एक क्वेश्चन इसमें होमवर्क दे रहा है, उसमें 5, इसमें 1, 6 क्वेश्चन। पूरा 4.0 में 6 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दिए हैं, पूरा मिला करके 6 गो क्वेश्चन हम ढेर क्वेश्चन कराए हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। बाबू जब स्पीड कम करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा पहुंचने में, वही है 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम किया गया है, कम करने पर 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, जिसके लिए समीकरण बनाना है। बनाइए, क्या करना है, बनाना है, बना देते हैं। देखिए कहता है कि इस क्वेश्चन के लिए हमको फार्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फार्मूला, फिजिक्स का फार्मूला। चाल बराबर बाबू, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। जो लोग 9th पढ़ के आए हैं उनको कोनो प्रॉब्लम नहीं है। जो नहीं पढ़ के आए हैं वो टुकुर उड़वा जैसे देखेंगे। कैसे देखेंगे, उड़वा जैसे। उड़वा मतलब होता है उल्लू। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर इसमें से हमको निकालना हो समय, तब क्या करेंगे, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है बाबू दूरी बटा चाल। आपकी चाल कैसी है ये आपका समय डिसाइड करेगा। अगर आप फास्ट चलते हैं तो बाबू आपका समय अच्छा चलेगा, और नहीं आप धीरे चलते हैं तो आपका समय फिर खराब हो जाएगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, और कहे दूरी बराबर, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल जितने अधिक आ रहेगा उतने दूरी तय करेंगे, उतने दूरी चलेंगे। तो अगर दूर तक जाना है तो स्पीड अपना मेंटेन रखिए, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये 3 फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, जो कि क्लास 9th में बताया गया होगा। जो नहीं पढ़े हैं वो तो बताए ही हैं, उड़वा जैसे ताकेंगे। तो चलिए अगला, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, चाल ज्ञात करने के लिए बोला है। तो बाबू अगर जो ज्ञात करने के लिए बोला होता है ना, उसी पद में समीकरण बनाते हैं, उसी टर्म में समीकरण बनाते हैं। ये नहीं कि आप समय में समीकरण बना दीजिए, दूरी में समीकरण बना दीजिए। लेकिन अगर हमको क्या करना है, अगर हमको चाल में समीकरण ज्ञात करना है तो पहले हमको समीकरण दूरी में लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि दूरी, इसमें दोनों स्थितियों में दूरी समान चली जा रही है। अगर दूरी समान चली जा रही है तभी समीकरण बन सकता है, तभी बनेगा, इसी के सहायता से बनेगा। क्योंकि दोनों स्थिति, पहले जौन स्पीड से चल रहे थे तब वो 480 किलोमीटर चल रहे थे, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिए स्पीड, तब वो 480 किलोमीटर चलना है। चाहे ढेर स्पीड से चलिए चाहे कम से, लेकिन दूरी उतने तय करना है, 480 किलोमीटर। ठीक, तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे बाबू दूरी। लेकिन पहले हम दूरी को किसके टर्म में लिखेंगे, चाल के टर्म में। क्योंकि हमको समीकरण किस में चाहिए, बोला है कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो समीकरण किस में चाहिए होगा, चाल में।
किसमें? चाल में। तो समीकरण बनाइएगा चाल में। तो हम कहें माना पहले मतलब जब नॉर्मल चाल था, जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम नहीं हुआ था, पहले किसकी चाल है? रेलगाड़ी है ना बाबू। पहले रेलगाड़ी की चाल बराबर छोटा यू मीटर प्रति सेकेंड। इसमें एक्स वाई नहीं आएगा। देखिए एक्स वाई की जगह पे, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या आएगा? यू आएगा। तो एक यू मीटर प्रति सेकेंड है कि नहीं? यू मीटर प्रति सेकेंड। तथा दूरी तय करने में लगा समय हमको दिया नहीं है क्वेश्चन में, मान लेते हैं टी है कि नहीं? हम इसको अब ब्लैक से सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा मार्कर अब स्लो चलने लगा। चलिए, अगर ऐसा है तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? प्रश्न क्या बोल रहे हैं? प्रश्न के अनुसार देखिए, प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि पहले जो चाल थी ना बाबू, उस चाल से चलने पे टी समय लग रहा था, तो 480 किलोमीटर दूरी हम तय किए थे। 480 किलोमीटर दूरी, मतलब ई वाला फार्मूला लगाओ तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी कितना चले? 480 किलोमीटर। कब? जब चाल था यू, कितना था? यू मीटर प्रति सेकेंड, और गुणे समय कितना था? टी। समय क्या नंबर हुआ? टी, समय टी। लेकिन हमको समीकरण किसमें ज्ञात करना है? ध्यान रखिएगा, समीकरण यू में ज्ञात करना है। तो यू को एक तरफ रखिए, 480, इधर टी है गुणे में है ना, इधर आएगा भागे में हो जाएगा। तो 480 बटा टी बराबर यू का मान हमको मालूम चल गया। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है? दूसरा शर्त हमसे कह रहा है, देखो 480 किलोमीटर दूरी अभी भी तय हुआ है, लेकिन अब चाल कितना है? चाल यू से घट करके यू में से 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल घट गया है, और समय अब कितना बढ़ गया है? समय ज़्यादा लग रहा है, t+3 मतलब 3 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। चाल में से कम कर दिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल कम कर दिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना हो गया? 3 घंटा बढ़ गया। बस बात खत्म। यू के जगह पे मतलब चाल के जगह पे क्या रखेंगे? चाल की जगह पे रखेंगे u-8। चाल में से 8 घटा दिए हैं। समय बोला गया है किस में? बोला गया है क्वेश्चन में। देखिए, चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना है। कम करने का मतलब घटाना। और दूसरा क्या कह रहा है कि समय चाल गुणे क्या होता है? चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यही फार्मूला लगेगा। तो इसमें दूसरा क्या है? समय को हम क्या किए हैं? समय को बढ़ गया। समय जब चाल कम किए हैं तो समय 3 घंटा बढ़ गया, 3+t। इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा बात है। 480 बाबू, लास्ट क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। जेन जी के पास पावर है, अपना पावर। चलिए देखते हैं। u को t से गुणा कीजिए। देखिए, एक से एक का गुणा, u का पहले t से, फिर u का 3 से, फिर 8 का लेंगे तो 8 का एक बार t से और एक बार 3 से, ऐसे गुणा करना होता है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हम नीचे लिखते हैं। 480 बराबर u का t से तो क्या होगा? u गुणे t ut। ठीक है बाबू, ठीक है। और प्लस u का फिर 3 से तो 3u, u गुणे 3u, माइनस 8 का t से तो -8t, माइनस इसका आ गया, और 8 का t से गुणा हुआ 8t। ठीक, फिर इसका माइनस फिर से आएगा, कैसे कि 8 का गुणा हो रहा है 3 में, 8 का गुणा 3 में, तो माइनस इसका फिर से आएगा, माइनस प्लस माइनस, चिन्हों का ना गुणा होता है जी, तो माइनस और प्लस माइनस। ठीक, तो माइनस यहाँ पे चिन्ह लगा दिया। 8 का गुणा 3 में 8 3 के 24। बात बुझाया कि नहीं बुझाया? चलिए, 480 बराबर u, और t का मान हम क्या निकाले हैं बाबू? u के पद में, सॉरी देखिए, हम यहाँ पे ये जो समीकरण किए हैं, समीकरण इसको t यहाँ पे रखिए, और u को u गुणे में इधर u को नीचे भेजिए, तभी हमारा समीकरण थोड़ा सा सॉल्व हो। कोई दिक्कत नहीं, बस t का मान निकाले हैं, कहाँ से कि हमको समीकरण u के पदों में ज्ञात करना है। तो u के पदों में अगर ज्ञात करना है तो u, और यहाँ पे क्या है? t है। t की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? t किसके बराबर है? यहाँ पे लिखा हुआ है t 480 बटा u के बराबर है। 480 बटा u लिख दी।
प्लस 3u, क्या है बाबू 3u माइनस 8t, 8t के जगह पे फिर से 480 बटा में u माइनस 24। अब तो आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन काटा कुटी तो कर ही सकते हैं। इधर से काट दीजिए, u को u से कट गया, काटा कुटी हो गया, ठीक, u से कट गया, ठीक। अब देखिए 480 बराबर है, u से u खत्म हो गया है, बराबर में है 480। क्या बचा है, u से u खत्म, बचा क्या 480, ठीक। 480 प्लस 3u माइनस, देखिए ये u है और 4 नहीं, यही नहीं कि 4 समझ के सीधा 8 काट दीजिएगा, नहीं 4 नहीं, u है, छोटका u है। 8 से इसमें गुणा कीजिए तो 8 जीरो यहाँ 0 और 8 का इसमें गुणा होगा तो 8 ठाई 64, 6 को हासिल, 8 चौको 32 और 6 38, 3840 और माइनस 24। बाबू देखो अभी बताए हैं चिन्हागर से मौसम संख्याएं काट देंगे, इधर भी प्लस 480, इधर भी प्लस 480, ई उड़ गया तो यहाँ पे क्या बचा 0 बचा, बराबर यहाँ पे क्या बचा 0 बचा, तो कुछ नहीं, यहाँ पे 3u माइनस 3840 और माइनस 3840 सॉरी देखिए ये 8 का गुणा किए हैं तो 3840 और बटा में u तो है ये है ना बाबू, 8 का 480 में गुणा किए हैं 3840 हुआ है, लेकिन इसके बटा में u तो पहले से है, अभी भी रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे रहने देते हैं 3840 बटा में u। देखो यहाँ पे 8 का गुणा किया तो 3840, लेकिन 480 बटा u है, बटा में u रह जाएगा, u कहीं नहीं गया, कटा नहीं है, इसलिए u यहीं पे माइनस 24, माइनस क्या 24, बात खत्म, ये भी u है, 34 मत समझ लीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा। 0 बराबर, अगर हमको सबके बटे में u लाना पड़ेगा क्योंकि u को इधर भेज के 0 करना है, u का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। तो देखिए पहले एलसीएम लेते हैं, सबका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा u आएगा, कुछ नहीं है सबके नीचे, बस u है 1 के नीचे तो u एलसीएम आएगा। इसमें कुछ नहीं है तो 1 है बटे में, तो 1 से एलसीएम में भाग दिया जाता है, 1 से इसमें भाग दिया जाएगा, u आएगा, u बार में 1 से भाग जाएगा तो u बार में u कट जाएगा, ठीक। तो जितना आता है उससे उसमें गुणा किया जाता है अंश में, तो 3u स्क्वायर, ये तो सबको मालूम है, एलसीएम लेने का तरीका तो मालूम है ना, एलसीएम लिए तो 3u स्क्वायर, जितना बार में कटता है उससे गुणा कर देते हैं ऊपर, जितना बार में 1 बटा में नीचे 1 से u को काटेंगे, u बार में कटेगा, u से ऊपर गुणा कर देंगे, वही बात की है। इसमें u बटा में हर में u है, u से u को काटेंगे 1 आएगा, 1 से ऊपर 3880 में गुणा करेंगे, 3840 में गुणा करेंगे, 3840 ही रह जाएगा। इसके बटे में 1 है और 1 से u में भाग देंगे, 1 से u में भाग देंगे, u बार जाएगा 24u, 24 में u से गुणा हो जाएगा, जितना आता है उतना से गुणा हो जाता है 24u, ठीक। बात समझ में आया, बात मेरी समझ में क्यों ना आए तुझे, तेरी गलियों से उठेगा जनाजा। चलिए 0 गुणे u बराबर 3u स्क्वायर माइनस 3840 और माइनस 24u, 0 से u में गुणा 0 बराबर 3u स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24u। रुको इसको थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके लिख लेते हैं, पहले माइनस 24u लिख लेते हैं, माइनस 24u लिख लेते हैं और फिर माइनस 3840 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत बाबू नहीं। इसको पलट दीजिए, 3u स्क्वायर माइनस 24u माइनस 3840 बराबर 0। पलटने से कोई दिक्कत ना, 3 कामन ले लो, जो कामन लिया जाता है उससे भाग दे दिया जाता है, तो 3u में 3 से भाग दिया जाएगा, 3 कट जाएगा, u स्क्वायर बचेगा, माइनस 24 में 3 से भाग दिया जाएगा, 8 बचेगा, 8 3 8 है 24, 8 और u पहले से, माइनस 3840 में 3 से भाग दिया जाएगा, 3 का नाम 3 दूना के 6 2 बचा 24, 3 बड़े 24, 1280 बचा और बराबर 0 है। 3 इधर भाग्य में चला जाएगा 0 के, u स्क्वायर माइनस 8u और माइनस 1280 और बराबर 0 बटा 3। ये 3 जो इधर क्या था, गुणे में था इसके, तो गुणे में इधर भागे में
अगर किसी भी संख्या से जीरो में भाग दिया जाता है वो जीरो हो जाता है, तो ये हो गया जीरो। ये हमारा समीकरण बन गया। क्या बना है? यू स्क्वायर। देखिए ये चर है, यू यहाँ पे क्या है? चर है। इस चर का अधिकतम घात 2 दिख रहा है और 8u और माइनस 1280, ये क्या है? द्विघात समीकरण है। हमने द्विघात समीकरण बना लिया। क्या बना लिया? हमने द्विघात समीकरण बना लिया। तो अब यहाँ पे हमारा प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट होता है, जो कि लेक्चर नंबर 1 था। इस चैप्टर की शुरुआत ही हमने बहुत बड़े लेक्चर से की है, तो थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, अंग्रेजी कमजोर है, जानते हैं, ठीक। तो देखिए आपको थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तभी मैथ समझ में आएगा। मैथ सॉल्व करेंगे ना, अगर आने लगेगा मैथ तो टाइम का पत्ते नहीं चलेगा। इसीलिए कहते हैं मैथ सॉल्व कीजिए। आपको हम गारंटी देते हैं 2 घंटा मैथ पढ़ लेंगे, बुझेबे नहीं करेगा 2 घंटा पढ़ें। तो मैथ पढ़ने पे यही एक खासियत होती है। हिंदी 1 घंटा पढ़ लेंगे, लगेगा कितना देर पढ़ लिए हैं। साइंस पढ़ लेंगे, लगेगा कितना देर पढ़ लिए हैं। लेकिन मैथ पढ़ेंगे, बुझेबे नहीं करेगा, टाइम का पत्ते नहीं चलेगा, ठीक। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया है। हम आपको इंटरटेनमेंट करते हुए पढ़ाए हैं ताकि आप बोर ना हो, नहीं तो इतना देर में हर कोई बोर हो सकता है। तो हर एक चीज़ जो हम बताए हैं थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करते हुए बताए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नोट्स वहाँ से जाकर के टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।